अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। 1 बजे की डेवलपमेंट के साथ हाजिर हैं तज्जिए तबसरे लेकर उन लोगों के लिए जो शाम तक वेट नहीं कर सकते, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और मेरा साथ देंगे इस शो में काशिफ बशीर खान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मिड डे शो के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान, और हम आज आपके सामने जो लेटेस्ट अभी तक की पोजीशन है, पॉलिटिकल है, जो अदालती है और जो और हैपनिंग्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ कुछ गेस्ट भी होंगे जो थोड़े वक्त बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे। जी लबीबा, आपके पास क्या है आज? आज तो सर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, बड़ी वो कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद वाली सिचुएशन हो गई आज नाजरीन, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अरशद शरीफ कत्ल केस पर जो है ना आज खुद नोटिस ले लिया है। एग्जैक्टली लॉन्ग अवेटेड था और समात जारी है, जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से मुकदमा आज ही दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। अदालत ने हुकूमत से कत्ल की इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब की है और उन्होंने कहा है कि आज ही जमा करवा दी जाए, क्योंकि अदालत से जो है वो ये क्योंकि वो छुपाई नहीं जा सकती है अदालत से, इसीलिए उन्होंने कहा है कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो है ना उसको जमा करवा दें। सेकेंड नंबर पर इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है उसके हवाले से हम बात करेंगे, और कुछ गैर सियासी भी हैं जिसमें पाकिस्तान की तरसीलात जो है 7.3% तक कमी का ऐलान किया गया है। जहां से उम्मीद थी वो उम्मीद भी टूटती हुई नज़र आ रही है। टुकड़ों में अभी तो 7.3% में जो कमी है मुझे नहीं लगता कि खुश आइंद बात है। और साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल में FIA ने तलबी के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत कर दी है। सर, लॉन्ग अवेटेड जैसे आपने कहा, बहुत बहुत मैं कहती हूँ एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अरशद शरीफ कत्ल केस का खुद नोटिस ले लिया है, और मैं कहती हूँ कि काफ़ी लोगों ने मेरे ख्याल से एप्लीकेशंस भी भेजी थी इस चीज़ को लेकर। देखें, 23 अक्टूबर को अरशद शरीफ का शहादत हुई और बड़े मशकूक अंदाज में, जैसे कि जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने भी कहा कि केनिया में उनको बड़े मशकूक अंदाज में मारा गया। और अब देखें ना कि कितनी ज़्यादती थी कि आज दिसंबर की 6 तारीख है ना जी, अभी तक कोई FIR नहीं है। अच्छा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत सारे लोगों ने भी कहा, उनकी बेटी ने भी कहा, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स ने भी कहा, सब ने कहा, अवाम ने भी कहा, उनको ख़त भी लिखे। तो उसके बाद ये बहुत खुशाइंद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज इदारों की जो हम कल बात कर रहे थे ना जी कि इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया हुआ है, तो वो आज इस केस में भी नज़र आ रहा है। जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपने अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं थी, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने उनको कहा कि जी वो राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला है वो देखेंगे तो फिर हम आपको देंगे। तो उन्होंने फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्यों ना अभी राना सनाउल्लाह को हम इधर बुला लें। सही बात है। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हमें आज ही रिपोर्ट चाहिए, या फिर चले कल दें, लेकिन आज FIR हमें चाहिए। अब देखिए ना, अब ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस के बाद ये आपने जब FIR करेंगे तो आई डाउट कि मतलब ये बहुत अच्छा काम किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उनका जो लार्जर बेंच, हाँ एग्जैक्टली लार्जर बेंच, और उनका जो इस्तफसार था वो नजर आ रहा था कि इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत से क्यों छुपा रहे हैं। वो देखे ना, अदालत मांग रही है और वहाँ पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जी हम राना सनाउल्लाह साहब देखेंगे फिर आपको देंगे। एग्जैक्टली। और उसके बाद देखे जस्टिस इजाजुल हसन साहब का जो नोट आया है वो बड़ा अलार्मिंग है। उन्होंने कहा कि जी 23 अक्टूबर का की शहादत हुई है, आज तक इतने मतलब ऑलमोस्ट कितना 1.5 माह बन जाता है ना जी, 1.5 माह से भी ज्यादा बन जाता है। तो उसमें आप वजारत खारजा ने क्या किया? देखिए ना, हमारे को टॉप क्लास जर्नलिस्ट को मशकूक हालात में केनिया में मारा गया है, और वो रोल जो था हमारी वजारत खारजा का वो कहाँ पे है, उसने क्या किया उसके लिए? तो वो आपको नजर आ रहा है कि इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह करे कि ये जो है स्टेप जो लिया है और ये जो है आज खुद नोटिस लिया उन्होंने, और आज जिस तरह आज ही मुकदमा दर्ज करने की बात की और सब कुछ किया उसी तरीके से तेजी में, क्योंकि इससे आप देखें ना सहाफी कम्युनिटी जो है पूरे पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सब इत्तराब था, शदीद तशवीश थी, गम गुस्सा भी था, क्योंकि सहाफियों के साथ जो कुछ पाकिस्तान में होता चला आ रहा है पिछले कुछ, मतलब मैं अब इस टेन्योर की बात नहीं करता, उससे पहले भी होता रहा है। तो उसमें हमारी जो है ना बड़ी लोगों के तशवीश तो थी और काम करना भी मुश्किल हुआ। आप सभी, मैं वही बात कर रही हूँ काशिफ साहब, सभी जो है तज़ब्ज़ुब का शिकार थे कि एक तो चलो कत्ल हो जाता है, उसके बाद फिर इतना वाली वायरस नहीं है, इतनी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अभी तक उस पर FIR नहीं है, उस पर मुकदमे दर्ज नहीं किए जा रहे, और फिर बाय द एंड ऑफ टाइम ऐसा लगता है
कि इसमें से हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश की जा रही थी अभी तक जो नजर आ रहा, क्योंकि अभी तक तो कुछ पिक्चर ही क्लियर नहीं है कि किसने क्योंकि भेजा, क्यों किया। किनिया के जो काम थे, पुलिस काम थे, पहले कहते थे जी ये गलती से फायरिंग हुई है, उसके बाद वहां से आया रिपोर्ट यही आई थी, उसके बाद आया कि जी टारगेट किलिंग है और ये इनको मतलब चूज करके मारा गया है, मतलब प्लान करके मारा गया है। तो अभी तक जो है ना वो तस्वीर क्लियर नहीं है, फीकी है, क्लियर नहीं है, फीकी नहीं, बल्कि मतलब मैं कहता हूँ कि वो सस्पिशियस सी है तस्वीर अभी तक। तो ये अगर लेंगे तो इंशाल्लाह FIR होगी, फिर आगे देखें, प्रोसेस लंबा है, अल्लाह करे कि ये इसके तक पहुंच जाए। लेकिन ये कि जिस तरीके से जितनी फास्ट ट्रैक मुझे लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है उनको कि भाई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है जब कि भाई इसको मुकदमा आज ही करें, इंक्वायरी रिपोर्ट भी जमा लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है ना हमारे सिस्टम की कि ट्रायल कोर्ट नहीं है जो आपको लगता है डिलेइंग होगा? नहीं होगा, लेकिन बहुत स्लो होगा। जैसे जैसे पाकिस्तान में किसी भी जुर्म पे, कत्ल पे टाइम गुजरता जाता है, उस पे उसकी फाइलों पे मट्टी पड़ती रहती है। माजी में भी ऐसा होता रहा है बहुत से केसेस में। तो रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आपको आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज बहुत मध्यम आ रही है। अच्छा, ठीक करने की कोशिश करते हैं। काशिफ साहब, ओवर टू यू। जी, वो ये मैं यही बात कर रहा था कि ये जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, कमर साहब से पूछ लेते हैं ना। जी, कमर जमान कायरा साहब, आवाज आ रही है अब आपको मेरी? जी, काशिफ खान बोल रहा हूँ। कायरा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ कत्ल का अज़ नोटिस भी ले लिया आज। क्या आपका टेक? मैं इसके ऊपर चाहूंगा जी। अच्छा इकदाम है जी, चीफ जस्टिस साहब ने इस पे नोटिस लिया है। इससे पहले भी हमारी हुकूमत की तरफ से भी कहा गया था कि इसके ऊपर जो कमीशन बनाना चाहें, हमने तो कहा था सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे फुल कोर्ट कमीशन बना दें और उस पर शरीफ साहब का कत्ल का केस भी आए और इमरान खान साहब पे हमले का केस, दोनों के ऊपर कमीशन बने और फुल कोर्ट बने। इससे बड़ा कमीशन तो कभी पाकिस्तान में बना नहीं। लेकिन कायरा साहब, 5 रुकनी बेंच चाहिए अभी जी, 5 रुकनी बेंच चाहिए अभी, लार्जर बेंच है। आई एम सॉरी, आपकी आवाज। मैंने कहा कायरा साहब, ये भी 5 रुकनी बेंच है। मैं कह रहा हूँ जी, बात है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने तो ऑलरेडी चीफ जस्टिस साहब लिया है। अच्छा कल है जिससे कायरा साहब, 23 अक्टूबर को शहीद किया जाता है अरशद शरीफ को किनिया में, और उसके बाद ये आप कैसे देखते हैं इसको? आपकी गवर्नमेंट भी है, मतलब आप उसका पार्ट भी हैं। अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट भी मुकम्मल होके नहीं गई है सुप्रीम कोर्ट के पास और मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। देखिए, गुजारिश से है कि शरीफ साहब का कत्ल हुआ केनिया में, उसकी यहाँ क्या FIR दर्ज होनी है, यही इंक्वायरी करने के बाद अदालत हुक्म देगी। यहाँ उसकी FIR दर्ज होगी, क्या तरीका होगा, वहां होने वाली इंक्वायरी में किस तरह पार्टिसिपेट कर सकेंगे, किस तरह उसको न्यूट्रल रख के और फिर उसके अंदर असल हकायक सामने देखेंगे। तो ये तो जुरिस्डिक्शन का इशू भी है, तो ये अदालती इशू इसलिए हमने जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कमीशन की बात की थी वज़ीर आज़म साहब ने, वो भी इसलिए था। अब चीफ जस्टिस साहब ने इसको स्लो मोटो ले लिया है तो बड़ा अच्छा है, इस पे आ जाएगा, कोई डायरेक्शन आ जाएगी, अकॉर्डिंगली आगे मूव करते हैं। और मकर था उसकी अच्छा, मैं के सामने आ गई है। कायरा साहब, आज जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने मतलब जो अपनी बात की, उन्होंने कहा कि जी 23 अक्टूबर से अब तक वजारत खारजा ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया, जो अफसोसनाक है। इसके ऊपर आपका टेक चाहूँगा, क्योंकि चेयरमैन बिलावल जरदारी जो है वो इस वक्त हमारे वजीर खारजा हैं। मेरा ख्याल है जी, जब अदालतें इस तरह के केसेस सुनती हैं ना, तो जज साहिबान के साथ बड़े एहतराम से गुजारिश है कि वो अगर अपने कमेंट्स नहीं करें या अपने कमेंट्स रिजर्व रखें तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स का अदालती प्रोसीजर से सबके साथ तो ताल्लुक नहीं होता, मीडिया डिबेट से जरूर होती है। और इसके जवाब में जब हम जवाब देंगे, फिर इसके ऊपर नए सवाल खड़े करेंगे, तो कई दफा फिर अदालत के लिए बैकवर्ड शुरू हो जाती है, तो ये मुनासिब नहीं है। उसके लिए जज साहिबान को भी चाहिए कि इस तरह के कमेंट हैं उनसे एतराज करें। हाँ, जहाँ पे उनका कोई वर्जन डायरेक्शन है वो जरूर दें। कायरा साहब, आपकी पार्टी की बड़ी रिच जो है वो उसकी हिस्ट्री है टुवर्ड्स रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी और स्ट्रगल है, मुजामत की सियासत के लिए आपकी बड़ी खिदमात है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की भी, आप लोगों की भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप कुछ थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये 23 अक्टूबर के बाद आपकी, स्पेशली मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ,
उसमें आप लोगों ने इसके लिए क्या किया? क्योंकि साफ़ियों के साथ तो जो सलूक हो रहा है आपको भी पता है, हमें भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो इसके ऊपर ये वजारत ख़ारजा की चले हम बात साइड पे कर देते हैं, लेकिन सिंध में भी कुछ ऐसा हुआ कि साफ़ियों के साथ बहुत ज़्यादती हुई, कुछ कत्ल भी हुए। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे वो आपका टेक लेना मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान की वाइट डेमोक्रेटिक पार्टी है। सिंध के स्पेशल तो मैं गुजारिश करता, मैं सही करता हूँ, आप भी अगर उनसे रब्ता करके तो अपडेट करेंगे सूरत हुई है क्या इन्वेस्टिगेशन है। मेरे पास उनका फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं, वो ही इज द अप्रोप्रिएट पर्सन, आपसे तो मैं उन्हें गुजारिश कर लेता हूँ। दूसरा, पीपल्स पार्टी हमेशा आजादी सहाफत, आजादी इजहार की कायल है। जब इमरान खान साहब के दौर में आप सारे साफी ये फरमा रहे थे कि इतनी पाबंदी हम पे कभी मार्शल के अदवार में भी नहीं, जब साफियों को छोड़ के जाना पड़ा, जब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे साफियों को हाथ धोने पड़े, उस वक्त भी हम उनके साथ खड़े थे। यकीनन अपने मुल्क के अंदर सिर्फ एक साफी नहीं, यहाँ तो सियासत करने की मुश्किल है, यहाँ तो कारोबार करने की मुश्किल है, यहाँ तो इंसाफ करना भी मुश्किल है। सभी को मुश्किल हालात से जिंदगी गुजारनी पड़ रही। मैं किसी बात नहीं करता, हाँ टारगेटेड जो है उसके ऊपर हम सारे के ऊपर कंसर्न है, कोशिश है, लेकिन ये कहना कि कोई एक गवर्नमेंट आके चंद महीनों के अंदर वो सारे पिछले जो मामला है ये कुछ कर पाएगी, शायद ये थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस है। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है, आपके आर्गूमेंट पर वजन आप मुतालबा गवर्नमेंट से करेंगे, गवर्नमेंट की लिमिटेशन क्या होगी। अच्छा काशिफ साहब, क्योंकि समाज जारी है ना, तो एक अपडेट आई है कि राना सनाउल्लाह को तलब किया गया है अरशद शरीफ के मामले पे ना अदालत की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को अरशद शरीफ केस में। ये भी हमारे पास मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है, वो जिससे तलब करेंगे वो जाएंगे, कैसा वर्जन देंगे, सुप्रीम कोर्ट की कोई डायरेक्शन हुई तो उसके मुताबिक आगे प्रोसीड करेंगे। जब कायरा साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपका जो आप बात कर रहे थे, आई डू एग्री विद दैट कि आपका दौर जो है निस्बतन बहुत बेहतर था साफ़ियों के लिए, लेकिन एक मतलब हम पिछले दौर में भी नहीं जाते, लेकिन आप जिस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं आज इस दौर में पिछले अप्रैल से अब तक जो है वो साफ़ियों के लिए ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल हो चुकी हैं, ज़ुबान व कलम के ऊपर जो है एम्बार्गो है। तो आप जैसे आप क्योंकि पार्ट हैं इसका गवर्नमेंट का, तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके लिए आप कुछ बहुत डेयरिंग किस्म के स्टेप्स लें। आल्दो कि आप इत्तेहादी गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन फिर भी आपका रोल तो है इसमें। मेरी तजवीज़ होगी जी जी कि आप अपनी जो PFUJ है ना जी, PFUJ को, नेशनल प्रेस क्लब को मैं गुजारिश करूंगा और वो मिलके और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के साथ बैठ के एक लाएमल तय करें और हमें गाइडलाइंस दें कि हमें क्या करना चाहिए। अपनी दानिश में हम जो कर रहे हैं तो वो यकीनन आपकी नजर में कम है और यकीनन दुरुस्त है, उसमें बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ी सी रहनुमाई मिल जाएगी। एक मिल बैठ के हम आपके नुमाइंदे भी होंगे और हम भी होंगे, तो बैठ के हम ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को थ्रेश आउट कर सकेंगे। तो ये एक अच्छा रास्ता होगा। आप भी गुजारिश कीजिए, मैं भी करता हूँ, ताकि ये मीडिया डिबेट ना रहे, हम कंस्ट्रक्टिवली कोई काम भी कर सकें। राइट, थैंक यू वेरी मच। आप सवाल करना चाहेंगी? नहीं, मैं यही बात करना चाह रही थी कि हम चीफ जस्टिस के हवाले से बात भी कर रहे हैं, तो हम इमरान खान और बाकी के जो है ना साइफर ऑडियो लीक्स के हवाले से बात कर लें। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन केस में उनको मतलब तलब कर लिया जी उसको जी। उनको आपका टेक क्या है? क्योंकि आप जाहिर है कि आप डेमोक्रेटिक पार्टी का एक बड़ा नाम है और आप लोगों ने हमेशा मैदान में लड़ने को तरजीह दी है। हेलो, पार्टी है, हमारा काम है और हम हर तरह के डेमोक्रेटिक नाम को सपोर्ट करते हैं और उसकी प्रोटेक्शन की भी कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये किसी फर्द की तरफ से या किसी सियासी इदारे की तरफ से ये इकदाम नहीं है, बल्कि अगर मेरा कोई कदम कानून के खिलाफ है तो कानून अपना एक रास्ता लेता है। अगर तो मेरी तरफ से, यानी हुकूमत की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से कुछ तादीबी कार्रवाई, कोई इंतकामी कार्रवाई है, इंतकामी कार्रवाई है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप फरमाइए, मैं भी इस पे आपके साथ खड़ा होता हूँ। और अगर किसी ने कानून तोड़ा है और अदालत या फोरम उनको तलब करता है
और कानून के मुताबिक तलब करता है, जी जी, तो फिर तो ये कानून का रास्ता है ना, इसमें हुकूमत कहाँ आ गई? मतलब मैं चाह रहा था कि आप इसके ऊपर अपना टेक देते कि सियासी मैदान में जो है मुकाबला तो उसके साथ। अच्छा, मैं एक और हमारे पास है, एक चीज याद रखिए, एक बड़ा वाज़ेह है, सियासी मैदान में मुकाबला सियासी हथियारों से होना चाहिए, दूसरी कोई राय नहीं है। अगर तो आप ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत की माँ पे हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर आपका ख्याल ये है कि कोई इदारा हमारे कहने पे कर रहा है या इदारा मावराए कानून काम कर रहा है तो भी गलत हो रहा है। और अगर किसी ने कानून तोड़ा है, खा वो इमरान खान है, खा वो आसिफ जरदारी साहब है, खा वो मियां शहबाज शरीफ है, जो कोई भी है, तो क्या उसको कानून की नजर में आना नहीं चाहिए? ये तो खान साहब का अपना कुल्जा है, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। होना चाहिए। अच्छा, कायरा साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो गैर रस्मी राब्तों का आगाज़ हो गया है वो कहाँ तक पहुँचा और वो क्या सिलसिला है इसका? मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ इस तरह के गैर फॉर्मल मुज़ाकरात नहीं हुए। गुफ्तगू का एक रस्म रही। खान साहब को हम पहले दिन से कह रहे हैं कि शर्तें रख के बातें न करें, शराइत के साथ मुज़ाकरात नहीं होते, मुतालबात के साथ मुज़ाकरात होते हैं। आप अपनी शर्तों को मुतालबात का रंग दे लें। उन्होंने एक दिन उसी अपनी शर्तों को थोड़ा सा लफ्ज ट्विस्ट करके बयान किया, सारे मुल्क के अंदर एक लहर आई कि जी वो खान साहब ने दावत दे दी, खान साहब ने एक्सेप्ट कर ली। हालांकि उन्होंने कोई एक्सेप्ट नहीं किया था, उनका वही मुतालबा उसी जगह खड़े थे वो। नहीं, लेकिन कमर साहब आप ये नहीं समझते कि ये जो पहले अगर कर लेते तो जितना डैमेज हो चुके हुए हम ये ना होते, अगर उनको अब मिल बैठकर अगर एक काम किया जा सकता होता तो? देखिए ना, मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि आप उसको कंडेम कीजिए जो इसकी वजह है। अगर हुकूमत की तरफ से, मेरी जमात की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से या इस हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात से मुफर है या मुज़ाकरात का रास्ता नहीं अपनाया, नहीं, तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है। नहीं, तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा है। इनकार कर रहे हैं तो फिर इमरान खान साहब को कहिए कायरा साहब कि वो गलत कर रहे हैं। कायरा साहब, हमने तो वो दौर भी देखे कि पाकिस्तान में शदीद सियासी कशीदगी थी। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लॉन्ग मार्च भी करती रहीं और माफियाज के खिलाफ लड़ती भी रहीं, आप भी उसका पार्ट एंड पार्सल थे। उस दौर में भी मुज़ाकरात हुए, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप गो के मेरी फिर आपसे गुजारिश होगी, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं आपको ना वजाहत कर लूँ। जी जी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपोजिशन लीडर थी, वो मुतालबा कर रही थी, वो एहतजाज कर रही थी, वो लॉन्ग मार्च कर रही थी और मुज़ाकरात कर रही थी। उन्होंने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। मैं इसी तरफ आ रहा था है कि अपोजिशन हुकूमत की तरफ मुज़ाकरात के हाथ नहीं बढ़ाना चाहती, बल्कि वो कहते हैं मैं खुद कुछ ही कर लूंगा मुज़ाकरात। कायरा साहब, आप जैसे भैया का मैं क्या करूं? आप जैसे लोग जो हैं, मतलब जाहिर है कि आपकी खिदमत में बार बार कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की बहुत बहुत बड़ी खिदमत है। आप लोग ये रोल क्यों नहीं प्ले करते? गो के इमरान खान को भी प्ले करना चाहिए, क्योंकि इस जो सियासी इस वक्त कशीदगी है और जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो मुज़ाकरात के जरिए होगा। 2-4 महीने आगे या पीछे इलेक्शंस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा आपसे सवाल ही ये है कि मैं कब इनकार कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ होना चाहिए। अब देखें ना, आप तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कायरा साहब, आप कह रहे हैं, लेकिन वफाकी वजीर दाखिला और वफाकी वजीर इत्तलात और दूसरे कुछ लोग ख्वाजा साद रफीक जैसे, अगर उधर से कोई, मैं कहता हूँ कि आपने जैसे बात की कि इमरान खान ने ये बात की थी मुज़ाकरात की, तो उसके दूसरे दिन ही जिस किस्म के बयानात आए उसने सियासी कशीदगी को बढ़ाया, आल्दो के वो पॉलिटिकल नहीं था। मैं गुजारिश करूं, मैं फिर आपको दोहराता हूं, शायद मैं पहले अपनी बात क्लियर नहीं कर सका। राइट, मैंने पहले भी अर्ज ये की है कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का कोई बात नहीं की। उन्होंने पहले ही अपनी जो शर्त थी उसी के ऊपर कायम रहे। लफ्ज बदले हैं, एसेंस नहीं बदला। पहले वो कहते थे मुझे डेट दो, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अगर मुझे डेट देनी है तो मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। फर्क क्या आया? उसके जवाब में कहा गया कि इस तरह फिर शर्त वाली बात, हम शर्तों के साथ तो मुज़ाकरात से इनकार कर चुके। क्योंकि मैं रही बात सनाउल्लाह साहब की, जी जी, मैं आपको दसियों उनके प्रोग्राम सुना सकता हूँ, उनकी स्टेटमेंट सुना सकता हूँ, आपके पास होंगी, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि इमरान खान अपने मुतालबात लेके आए, शर्तें छोड़े, इलेक्शन 2 महीने पहले क्या 2 महीने बाद क्या, क्या फर्क पड़ता है? ये सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है और दसियों है। कायरा साहब, ये तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये भी कहा था कि आप 2 असम्बलियां तोड़ दें,
तो हम नेक्स्ट डे इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। खैर ये सियासी बयान थे फिर भी। उन्होंने किसी एक जगह पे मेरे इल्म के मुताबिक नहीं कहा, हम सब ने कहा, बार बार कहा कि इमरान खान अगर अपने मुतालबे में वजन पैदा करना चाहते हैं तो पहले अपनी बात की तजाद को खत्म करें। यानी एक तरफ वो इलेक्शन मांग रहे हैं, दूसरी तरफ वो इलेक्शन लड़के असम्बलियों में बैठ रहे हैं। तो ये बात हमने कही थी कि इन दोनों असम्बलियों से बाहर निकले तो उनकी बात संजीदा समझी जाएगी। कायरा साहब आपका टेक चाहूंगा, पीपल्स पार्टी का टेक चाहूंगा कि अगर 2-3 माह पहले अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं, हम किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन तो उसमें क्या कोई डिफरेंस क्या आएगा? कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई क़यामत कोई नहीं। हर्ज नहीं हो जाएगा। लेकिन ये काम इमरान खान साहब की शर्त के तौर पे, यानी ये कहना, ये तासर देना कि मैंने हुकूमत की गर्दन पे उंगली रख के या गोडा रख के मैंने शर्त मनवाई है, ये नहीं मानी जा सकती। कायरा साहब आप जैसे मोतदल मिजाज सियासतदान जो हैं इस सारे सियासी कश्मकश में अपना रोल क्यों नहीं प्ले करते? क्योंकि उधर से फवाद चौधरी साहब, हजूरे वाला, हमारी क़यादत से लेके मुझ तक हम तरले कर रहे हैं। आपके प्रोग्राम में अभी भी क्या कर रहा हूँ, तरला ही कर रहा हूँ। लेकिन असल जरदारी साहब ने गालियां खा के तरले किए। नहीं, गालियों की सियासत तो नहीं होनी चाहिए। कितना मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करे। कायरा साहब हमने 90s के दौर में गालियां तो बहुत देखी, अब तो ये खत्म हो जानी चाहिए गालियां। लेकिन मैं वाला हम गालियां खा के भी कहते हैं कि आगे बढ़ने का रास्ता बनाए, लेकिन खान साहब उसके जवाब में और जोर से गालियां देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आज मैं आपके प्रोग्राम में दावत देता हूँ, जाइए उन्हें कहिए मुतालबे करें कि शर्तें छोड़े, मुज़ाकरात कर लेते हैं। कोई आप रोल प्ले करेंगे अपना? मैं तब करूंगा आप मुझे हाँ करेंगे। नहीं मैं तो कोई स्टेक होल्डर नहीं हूँ। आप मुझे खान साहब से हाँ करा देना। नहीं वो मेरी हाँ तो यार मैं अच्छा आप मुझे बताएं, आप मुझे क्या कह रहे हैं? मैं खान साहब के हाँ अपनी जमात से इजाजत लेके मैं खान साहब के पास चला जाता हूँ, वो कहते हैं जाओ चले जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। क्या मैं ये इंसल्ट कराऊं जाके? नहीं जाहिर बात है। हाँ नहीं जी, हम उनके जो कल के प्रोग्राम में हम उनके जो मेन लोग हैं उनमें से किसी को लेंगे। आपकी जो ऑफर है हम उनको बिल्कुल करेंगे कि आप ये पॉलिटिकल टर्माइल को खत्म करने के लिए बढ़ाएं आगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर सियासी टर्माइल है तो हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है, तो क्या अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। कायरा साहब हमें एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन आपसे एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आई होप कि आप हमारे साथ ही होंगे। आपके जो एक ब्रेक के बाद, हाँ यहाँ मिलते हैं ब्रेक के बाद, यहाँ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। इससे कबल हमारी कमर जमान कायरा रहनुमा पीपल्स पार्टी से मुलाकात बात हो रही थी, हमारे साथ ही हैं। मैं चंद मिनट जो हैं वफाकी वज़ीर तरक्की एहसन इकबाल की वो आप लोगों से शेयर करते जाऊँ। उन्होंने चंद ही लम्हे पहले ये बात कही कि एक और मुस्बत यू टर्न ले लें, असम्बली में वापस आ जाए। जहाँ इतने यू टर्न लिए हैं एक और यू टर्न ले लें ताकि कुछ तो ठीक हो जाए सिलसिला। यूटर्न ना कहते वैसे कहते असेंबली में आ जाए। नहीं, यूटर्न का मतलब भी तो समझ आ जानी चाहिए ना। यूटर्न इमरान खान को असद उमर के इस ऐलान की रोशनी में सब्र करना चाहिए। उनके और भी मिनट्स हैं, लेकिन उनका बेसिकली ये था कि आप कम अज कम असेंबलियों में वापस आए। ओवर टू यू जी। कायरा साहब मेरा एक सवाल है बुनियादी सा आपके साथ कि पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है, क्योंकि जिसने पूरा दौर देखा है 77 के बाद, और जो ज़्यादतियाँ मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुई, जैसी अब्यूसिव लैंग्वेज उनके साथ यूज़ की गई, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई, आज जब आप इत्तेहादी गवर्नमेंट में उन लोगों के साथ हैं कि जिन्होंने ये सब कुछ किया, तो आप नहीं समझते कि आपका वोटर और नाराज़ हो गया आपसे? ये आर्गूमेंट करके नहीं पार्टी के कारकुन को जरा एजिटेट किया जाता है, लेकिन एक नहीं, मैं एजिटेट नहीं कर रहा, मैं तो आपसे ये सवाल उससे नहीं, एक हकीकत से सबसे नजर कर दिया जाता है। जी भुट्टो साहब के खिलाफ जो लोग मूवमेंट चलाने वाले, जब ज़ियाउल हक का रास्ता हमवार हुआ जिससे, वो मूवमेंट जब ज़ियाउल हक चिता लगा दिया तो मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोनों मामले उन जमातों को, वो नवाबुल्लाह अशरफ वो नवाबुल्लाह नसरुल्लाह साहब थे, वो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब थे, वो मौलाना शेरबाज मज़ारी साहब, ये सारी क़यादत जो भुट्टो साहब के खिलाफ मूवमेंट चलाने वाली थी, जिसके नतीजे में मार्शल लगा और भुट्टो साहब शहीद हुए, इन सबको मिला के 81 में MRD बनाने वाली जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी
जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बीत थी, यानी मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने अपने दिल पे बर्फ बाहर रखा था, उन्होंने अपने दिल पे अंदर दुख दबाया था और अपने टैबूज के साथ, गुस्से के साथ नहीं खड़ी हुई थी। इस मुल्क के अंदर हालात बेहतर करने के लिए डेमोक्रेसी के साथ खड़ी हुई थी। ये जो रवैया है, ये साफ फरमा रहे हैं, अगर ये रवैया इख्तियार किया जाए तो कबायली रवैया है। डेमोक्रेसी में आप चेंजिंग सिचुएशन के मुताबिक, हालात के मुताबिक आपने फैसले करने होते हैं। आप कबायली निज़ाम और कबायली असलियत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते। जी कायरा साहब, आपका शुक्रिया, लेकिन मैं 88 से 90 बात कर रहा था। आपने वो जो बात की वो पुरानी बात थी, लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और अपनी ख्यालात से हमें नवाजा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल में एफआईए ने की तलबी के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। और अच्छा, ये भी बड़े मज़ेदारी वाली बात है कि NRO 1 कौम को बहुत महंगा पड़ा है ये इमरान खान की। हाँ, मैं ये जो टॉप स्टोरीज है मैं बता रही हूँ, जब मैं दोबारा आपको बताऊंगी, क्वेश्चन आप पे डालूंगी, आप परेशान ना हो। महंगा पड़ा है क्योंकि इमरान खान ये कह रहे हैं। अच्छा जी, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान गैर रस्मी राबतों का आगाज़ है। कमर साहब से तो हमने पूछ लिया, उन्होंने कहा कि शायद मुझे तो सच ला इल्मी वाला ही उन्होंने इजहार किया है। अब साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल में एफआईए तलबी के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस हवाले से हम बात करते हैं। ये साइफर का ऑडियो लीक जो स्कैंडल है, अब देखें ना, ये अगर वो एफआईए बुला रही है तो बात वही आ जाती है बार बार कि क्रेडिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, इमरान खान साहब को अगर इनके ऊपर या पीटीआई को एतराज़ है तो वो यही है कि ये फॉल करता है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, तो इसलिए वो जो है ना जी उसके खिलाफ, उसके सामने पेश नहीं होना चाह रहे हैं या कोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं या कोर्ट्स का सहारा लेना चाह रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन बुलाता है आपको जाना चाहिए, जरूर, ठीक है जी। वो डोमेन जो है वो आज तक पाकिस्तान के इदारों की वो तयन तो है आइन में, लेकिन उसको हम वो नहीं कर सके, चैनलाइज नहीं कर सके हैं। ये सारे हुक्मरानों का कसूर है। तो मेरे ख्याल में ये अगर जाहिर है कि बुलाया गया उनको तो उनको जाना चाहिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव को जाना चाहिए। वो अगर उनकी टांग में प्रॉब्लम है, वो है भी बीमार है, तो उसके सामने उनको जाना चाहिए, जाके अपना बताना चाहिए। क्योंकि ये उसको साइबर जो ऑडियो है, ये तो ऑडियो और वीडियो का जो इस वक्त एक ट्रेंड पाकिस्तान में चला हुआ है पिछले कुछ महीनों से या सालों से, ये बड़ा खतरनाक बहुत है। खतरनाक है, ठीक है ना जी। आप मतलब आपकी प्राइवेसी तो कहीं है भी नहीं, आप कोई कुछ बात नहीं कर सकते, पॉलिटिकल लाइफ तबाह कर दी। तो ये इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में इसको भी हम यही कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर भी सुओ मोटो लेना चाहिए। प्राइवेसी के ऊपर, प्राइवेसी के ऊपर ज़ाहिर है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी है इसके ऊपर, आपकी हर जगह पर होती है। आपने मशवरे लेने होते हैं अपनी, मतलब कौम नहीं, मैं कह रही मुल्क के हवाले से आपने बहुत से ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जो आप मिनिस्टर हाउस की प्राइवेसी एग्जैक्टली वो है, वो ब्रीच हो गई है, वो ब्रीच हुई, बहुत बुरी तरह ब्रीच हुई। मियां शहबाज शरीफ साहब की जो है वो ऑडियोज बाहर आई, एग्जैक्टली, और वो तो मेरे ख्याल में वो ठीक भी थी। वो इसका मतलब है कि बहुत हाई लेवल के ऊपर उसके ऊपर मतलब तो ये ज्यादती और गलत बात है। वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने बैठकर सर जोड़कर इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ तो फैसले करने होते हैं। मुंह से निकली हुई बात जरूरी नहीं होती कि आपने कह दी है तो वो पूरी भी कर दी जाए। फैसले मुल्क को कौम के लिए होते हैं जो आम आवाम या ब्यूरोक्रेसी या सियासतदानों के लिए नहीं होते हैं। तो वो आप डिफेंस के आपके मामलात हैं, फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं, बहुत सारे मामलात हैं आपके। सर सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आमिर खाकवानी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल में एफआईए तलबी के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो मुकर्रर हुई है। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि प्राइवेसी जो ब्रीच हुई है उसके ऊपर भी हम लोगों तालबा करना चाहिए कि सो मोटा लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। बिल्कुल ठीक बात की आपने, और अभी यहाँ पे बात हो रही थी, बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए एक दफा आपको याद होगा चंद साल पहले आसिफ खोसा साहब ने वो जो एक वीडियो आई थी उस पर उन्होंने नोटिस लिया था, और उन्होंने उस वीडियो जैसे उनके असम मलिक साहब की वीडियो थी तो उसमें उन्होंने बहुत सारे असूल भी तय कर दिए थे कि वीडियो को किस तरह उसको कंफर्म करना है, उसको चेक करना है चीजों का। मेरे ख्याल है इस पर भी नोटिस लेना चाहिए, और जब अगर सुप्रीम कोर्ट ही सो मोटो नोटिस ले सकती है तो वो फिर मामला उनका आएगा, क्योंकि इसमें ना सिर्फ सिक्योरिटी ब्रीच हुई है बल्कि सबसे ज्यादा मैं तो ये समझता हूँ परेशान कर मामला ये हुआ है कि उसका उस फेलियर के जिम्मेदारों के खिलाफ प्रॉपर की कार्रवाई भी नहीं हुई, हुई हवा मिलती है, ऐसा लग रहा है कि वो भी कमजोर सा मामला है। तो आमिर खाकवानी साहब को अकाउंटेबल बना सकते हैं। आमिर खाकवानी साहब, हम हर इशू के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, कह तो हम ही रहे थे, तो इसका मतलब है
कि ये जो आपका जो सिस्टम है, सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका ब्रेकडाउन हो गया? तो वो तो हो चुका है ना जी, हमारे तो ब्रेक डाउन किया, मतलब बेचारे जितने थे बुरी तरह हाल हो। देखें हमारे पास ये है कि कुछ अदारे या कुछ ऐसे हैं जो लोग वो इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट एक वाहिद अदारा है इस तरह का, वो भी पिछले चंद सालों में खासतौर पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद उसने असल्ट किया, अपनी पावर्स को इस्तेमाल किया और अपने लिए एक स्पेस खुद पैदा किया। अदारे अपने लिए स्पेस बाद में खुद भी पैदा करते हैं ना, तो उन्होंने अपने आप को अथॉरिटी अपने स्टैब्लिश कराई है। और हमने देखा है कि जब जनरल बाजवा साहब के एक्सटेंशन के मामले में जस्टिस आसिफ खोता साहब ने ही वो एक जरूरत दिखाई और पूरा कानून बना। उससे पहले तो किसी ने कभी जहमत ही नहीं की थी कानून बनाने की, और उसके बगैर सारा काम चल रहा था। तो अदालतों का होना तो अच्छी बात है, ये अदालतों का इतना बख्तियार होना तो बहुत अच्छी बात है, गुड साइन। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है ना जी। वो तो फिर उनको ही कहेगी, उसी ब्यूरोक्रेसी को, उन्हीं इदारों को। वो तो खैर जाहिर बात है, ट्रायल कोर्ट तो नहीं है, लेकिन आप देखें ना इसके अलावा और हल क्या है। आप हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत से मामलात में यानी मामूली सी भी कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ होता ही कुछ नहीं है। तो अभी आज जो लीक साला मामला देख लें, प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच हुई और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भी, और शहबाज शरीफ तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, उस पे आप देखें जो उसके जिम्मेदारान थे, जो महकमे जिनका काम प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी है, उनमें से कितने लोगों ने इस्तीफे दिए? ये तो अदा करना या उनको मुअत्तल किया गया या कि एक बड़े लेवल पे प्रॉपर कार्रवाई की पता लगे कि कार्रवाई हुई है, हुई नहीं ना सिरे से। साहब इमरान खान का जो एक बयान आया, उन्होंने कहा जी NRO 1 कौम को बहुत महंगा पड़ा और अब NRO 2 लिया जा रहा है। वो उससे नहीं, उससे ज्यादा शर्मनाक है उनका ये कहना था, उन्होंने ट्वीट किया है, और वो जो ज्यादा शर्मनाक है। देखें NRO 1 तो ज़ाहिर है हम सब जानते ही हैं, NRO वो भी अब मुतनाज़ ही था, लेकिन ये NRO 2 उस तरह का NRO है या नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली जो ऐसा ही हुआ है ना, प्रैक्टिकली नैब कवानीन खत्म करके, नैब रेफरेंसेस खत्म करके, शहबाज शरीफ साहब भी और खाकान अब्बासी साहब भी और भी नून लीग के जो अहम लीडरान है, वो सबको बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई है। तो ये हुआ तो गलत है ना, होना तो ये चाहिए था। इनको पहले ये एतराज ये था, इनको भी ये एतराज था कि भाई हमारे ऊपर ये नैब जो है ना वो आमिर साहब कता कलामी की माफी ना क्लियर हो जाए। अच्छा हाँ, आमिर साहब कता कलामी की माफी। आपको ये बताती चलूं कि सीनियर तज्जियाकार सरवर बारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, हम उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा खाकानी साहब जी कंटिन्यू कीजिएगा। छोटा सा एक जवाब दे दीजिए, आपको पता ही होगा, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ने आज, जैसे अभी पहले बात हो रही थी कि हम हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, तो अरशद शरीफ के कत्ल का खुद नोटिस ले लिया और उन्होंने अभी जो लेटेस्ट हमारे पास न्यूज़ है वो ये है कि राना सनाउल्लाह को भी तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट में फॉर द डिले। जी आप सुन पा रहे हैं मुझे खाकवानी साहब? हाँ जी। ठीक हुआ है तो ये एक अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस ने किया है और उसमें अल्लाह करे कुछ चीजें सामने आए और उससे आगे बढ़े। ये बहुत ही एक यानी हमारे अदारे, हमारे जो महकमे सारे हैं वो उस पर बिहेव करने में, प्रॉपर बिहेव करने में नाकाम रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ये भी होता है कि बाकी अदारों की नाकामी और कमजोरियों का थोड़ा भरम भी रख लेती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की वजह से हेल्प मिल जाती है सिस्टम को, समझते हैं कि नाकाम हुए अच्छी बात या छुपाया गया इस सारे मामले को? देखिए अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया मामला तो उसको आना चाहिए, लेकिन बादियों नजर में तो ये छुपाया गया है, इसको एक्टिव रोल नहीं किया गया। और हकायक देखे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतने दिन तक छुपाई रखी गई है ताकि फिर बाद में। अच्छा आमिर साहब, वो अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि इंक्वायरी रिपोर्ट आप लोगों ने हमें दिखानी है क्योंकि अदालत से कुछ छुपाया नहीं जा सकता, तो यानी कि वाज़ेह कर दिया उन्होंने। देखें जब सुप्रीम कोर्ट जब किसी चीज को मोटो लेगी तो जाहिर है वो तो फिर हर चीज उनको सामने आनी पड़ेगी। अच्छा। तो देखें हमें अदालतों का एक्टिव होने में हमें खुशी होनी चाहिए कि चलो कहीं तो है जहाँ से रिलीफ मिल सकता है। अच्छा सरवर बारी साहब से मैं बात करना चाहूंगी। सरवर बारी साहब, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान गैर रस्मी राबतों का आगाज हो गया हुआ है, इस पे आपका क्या टेक होगा? देखिए जाहिर है कोई गैर रस्मी राब्ता उनके दरमियान हुआ है तो ये बड़ी खुशआइंद बात है, क्योंकि जितनी पोलराइजेशन और जो हिजाब पाकिस्तान के अंदर का खात्मा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इकॉनमी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस बात को आगे बढ़ना चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और लेकिन जब तक यहाँ पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होंगे, नए कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आने वाली, अगर 12 पार्टियां हुकूमत चलाएंगी तो जाहिर है
12 पार्टियों के दरमियान जो है मुख्तलिफ जो है इख्तलाफात होंगे उनके दरमियान। नहीं तो बारी साहब, आपको नहीं लगता बहुत देर कर दी, मेहरमा आते आते वाली सिचुएशन हो गई है? नहीं, वो तो देर होगी है, लेकिन मजीद देर तो नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है अभी जो मामला, अगर बातचीत शुरू हुई है तो बातचीत पाकिस्तान के अवाम को होती हुई नजर भी आनी चाहिए। ये सिर्फ बिहाइंड द सीन ही हो, क्योंकि अवाम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं और उनको सबको मालूम होना चाहिए कि किस चीज पे बातचीत हो रही है। क्या कोई NRO की बात हो रही है, NRO देने की बात हो रही है, या पाकिस्तान में एक साफ शफाफ इंतखाबात करवाने की बात हो रही है। क्योंकि हमारे यहाँ हुक्मरानी की हालत इतनी बुरी है कि खुद सिंध की जो रूलिंग पार्टी है वो मान रही है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो लोगों की है वो अभी तक किसी छत के बगैर हैं, किसी टेंट के बगैर हैं। अभी तक 50% जगहों पर पानी खड़ा है। तो मतलब इतनी बुरी हालत है। तो इस हालत से निकलने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हुकूमतों को इस चीज़ की तसल्ली हो कि वो काम कर सकें और जो उनके प्लान्स हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर एफिशिएंटली अमल दरामद करवा सकें। बारी साहब, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इस वक्त शदीद पाकिस्तान में, उसमें आप कैसे देखते हैं कि ये जो कोई मैकेनिज्म बनेगा अर्ली इलेक्शंस का, या फिर अगर इमरान खान साहब की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ वो अक्टूबर तक आगे चलती है, इस सिस्टम निज़ाम को चलने देती है, तो बज़ाहिर तो ये इस वक्त जो पॉलिटिकल टर्माइल है और सियासी अदम इस्तेहकाम है और जिस तरह की मईशत का हमारा हाल है, तो ये मामला किधर को जाते नज़र आ रहे हैं आपको? कोई मैकेनिज्म नज़र आता है आपको? जी देखिए, मैकेनिज्म तो जो हमारी अशराफिया है उसने उसकी एक जो परत है जो कि मुश्तमिल है 2 बड़ी जमातों पर, उन्होंने तो एक लीड कंसेंसस किया था 2008 और 2017 के 18 के दरमियान, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये कि वो जो कंसेंसस था वो इस चीज पर मबनी था मेरी नजर में, क्योंकि कोई उन 10 सालों में कोई पाकिस्तान की गवर्नेंस बेहतर नहीं हुई। जो भी सोशल इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, फीमेल जो मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है हमारे यहाँ, और जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसके ऊपर, मतलब हर लिहाज से पाकिस्तान की गवर्नेंस जो है पिछले 10 सालों में 15 सालों में बहुत ही ज्यादा डिटीरियोरेट हुई है। लेकिन वो कंसेंसस किस बात पर था? इस बात पर था कि लूटमार करें और एक दूसरे के खिलाफ जो 1990 की दहाई में हम मुकदमेबाजी करते थे वो बंद करें। लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए उस एग्रीमेंट में कुछ नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में। मैं इसी पे टेक ले लूँ जरा खाकवानी साहब का। खाकवानी साहब, बारी साहब ने कहा कि जी जो लूटमार का जो एग्रीमेंट है, इसको बहुत सारे जर्नलिस्ट मेरे समेत कहते थे कि ये ज़ाहिर है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए है, अवाम के हकूक़ पे सौदेबाजी है। आपका टेक क्या है? अब वो 2008 वाला जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड नून लीग एंड अदर्स, वो अभी है कि ख़त्म हो गया? देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो अगले चंद हफ्तों में ही खत्म हो गया था, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एक शिक थी कि डिक्टेटर के साथ मुज़ाकरात नहीं करने। और जैसे ही बीबी ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किए, अगले चंद हफ्तों के दौरान उन्होंने जनरल प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और सारी नेगोशिएशन की, जिसके नतीजे में NRO हुआ। उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो वैसे ही खत्म, उस वक्त ही उसकी वजह तो खत्म हो गई। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो पूछा ना कि इनसे मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान की और जो उनकी बात हुई, मेरा ख्याल है, देखें मेरा ख्याल है कि 2 चीजें, एक तो ये है कि मुज़ाकरात में अमल जब शुरू होगा तो PTI के मुकाबले में PDM के लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है इन चीजों में, इसमें इनको PTI को मिलना कुछ नहीं है। और दूसरी बात है, मुज़ाकरात में लेवरेज इमरान खान खो बैठे हैं। अगर ये लॉन्ग मार्च से पहले होता तो इनके पास एक थ्रेट था कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और पब्लिक लेके इकट्ठी करूंगा, इस्लामाबाद प्रेशराइज करूंगा। अब वो खत्म कर चुके हैं, इनके बाद दोबारा होने का वो चांस ही नहीं है। तो वो जो लेवरेज खो बैठे हैं, अब इनका पास एक ही हथियार है कि 2 सूबाई असम्बलियों को इलेक्शन कराने का। तो मेरा ख्याल है PDM वाले ज़हनी तौर पर तैयार है कि 2 इलेक्शन होते हैं तो हो जाने दें। वो जल्दी इलेक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये विन लूज और लूज विन पोजीशन है कि इसमें जल्दी इलेक्शन में PTI विन है और PDM लूजर है। नहीं तो अगर 2 असम्बलियों के भी, खाकवानी साहब सॉरी टू कट यू शॉर्ट, अगर 2 असम्बलियों के इलेक्शन भी करा जाए, उनका रिजल्ट आप क्या देख रहे हैं? जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में, वोटर्स के ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं। देखें, अगर इस वक्त तो मुझे ये लग रहा है कि पंजाब असेंबली में इनको PTI को सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी, 2/3 नहीं होगी, सिंपल मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी। और KP में सिंपल मेजॉरिटी से बेहतर पोजीशन आ जाएगी, मे बी 1/2 डिग्री पे सो देयर विल बी नो चेंज। बारी साहब,
आपका मैं बारिश मतलब साहब से ये भी पूछना चाह रही थी। अच्छा, बारिश साहब मैं आपसे ये भी ये है पूछना कि बारिश साहब से बारिश साहब दो- अगर अब खाकवानी साहब कह रहे हैं कि लिवरेज खो चुके हैं, तो ये कोई हरफ आखिरी हदीस तो नहीं होगी? क्या पता बैक दोबारा ये अगर जा सकें या बैठ सकें तो कोई हल निकल सके। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लॉन्ग मार्च के बाद जो धरना तो उन्होंने दिया नहीं, वापस चले गए, लेकिन खान साहब ने कहा कि हम असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि दो ऑप्शंस हैं पीटीआई के पास, एक तो असेंबलियां डिसॉल्व करने का है और दूसरी ऑप्शन है कि वो इस्तीफे दे दें इन असेंबलियों से अपने स्पीकर की मौजूदगी में, ताकि जो इस्तीफे है वो मंजूर हो और फिर बाई इलेक्शन कराने पर हुकूमत मजबूर हो जाए। तो दोनों सूरतों में एक बात तो हमें जहन में रखनी चाहिए कि मार्च में, यानी कि इस साल के मार्च में शुरू में जो सर्वे किया गया था, ओपिनियन पोल किया गया था मुख्तलिफ जो लीडर हैं उनकी पॉपुलैरिटी को जांचने के लिए, तो मार्च में खान साहब की और नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी में खान साहब को सिर्फ 6 पॉइंट की एज हासिल थी। अब तो सर्वे उन्होंने रिलीज किया है जो नवंबर में किया है, उसी जो पॉलिस्टर्स हैं, ओपिनियन पोल कंपनी है, फर्म है, उसने किया है, उसमें अब 59% खान साहब की है और नवाज शरीफ की 19% है। और अगर शहबाज शरीफ की भी पॉपुलैरिटी मिला रहे हैं तो वो फिर भी 22% से ऊपर नहीं जा रही। तो और इसी तरह जो बाई इलेक्शन पंजाब में, शहबाज शरीफ की पॉपुलैरिटी 4% है, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि ये जो ओपिनियन पोल के रिजल्ट्स हैं और जो बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। और हमने भी सर्वे किया था और उसमें भी 50% से ज्यादा लोगों ने जो है वो पीटीआई को ऑप्ट किया था ये बाई इलेक्शंस के इर्द गिर्द। तो एक चीज वाज़ेह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है इस वक्त वो इलेक्शन करवाने से डर रही है, और वो वजह सिर्फ एक ही है मेरी नजर में। अगर वही नतज को हम मद्देनजर रखते हुए देखें कि खान साहब को उतनी तादाद में वोट पड़ेंगे, तो 2/3 में भी ज्यादा वोट पड़ने का इम्कान है पीटीआई को। जी बारी साहब, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन का बहुत शुक्रिया। आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ थे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। हम बात करते चलें हर डेवलपमेंट और अपडेट्स की, और क्रिकेट की बात ना करें इम्पॉसिबल है। तो जनाब आपको बताते चलें कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 74 रन से शिकस्त दी है और जाके जा रहे हैं ये। हाँ एग्जैक्टली, बड़ा वो पॉइंट्स पे झाड़े हैं। और बच्चा सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ तब एक समझ लें कि क्रिकेट की बहाली का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। वो बड़ी खुशाइंद बात है एग्जैक्टली। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों के एजाज में इशाया दिया गया है उनकी जानिब से। सर, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले वक्तों में अच्छे हालात नजर आएंगे? जी इंशाल्लाह। जाहिर है कि पाकिस्तान में अगर ये एक्टिविटी शुरू हुई है 17-18 साल के बाद, तो ये इट्स अ गुड ओमन। और हमारे तो आपको पता है कि लोग क्रेजी हैं। नाज़रीन, हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं अहमद कुरैशी, मजीद उन्हीं से जानते हैं। अहमद, वेलकम टू आवर शो। आप कैसा देखते हैं कि एक तो स्टार्ट हुआ ऑब्वियसली क्रिकेट और सीरीज़ भी हुई, लेकिन आपको एक बड़ी खुशाइंद बात लगती है कि क्रिकेट की यहाँ बहाली हो गई, और जिस तरह से स्टक हुई थी क्रिकेट पाकिस्तान में, लोग आने से ज़रा थोड़ा घबराते थे, अब वो सिलसिला दोबारा जो है शुरू हो गया? जी बिल्कुल मोहतरमा, मेरे ख्याल में बहुत खुशाइंद बात है। और इंग्लैंड की टीम की अगर हम खास तौर पे बात करें तो इस वक्त किसी भी फॉर्मेट में आप देख लें इंग्लैंड की टीम नंबर 1 है। और उनकी परफॉर्मेंसेस ने, रीसेंट परफॉर्मेंसेस ने वो प्रूव किया है, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो या ODI का वर्ल्ड कप हो 2019 का, या टेस्ट क्रिकेट में रीसेंट परफॉर्मेंसेस हों। और टॉप टीम का पाकिस्तान में आना आई थिंक काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगा, बल्कि ऑलरेडी कर चुका है पाकिस्तान में क्रिकेट के रिवाइवल को। जी कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के डेड ट्रैक बनाकर पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको तबाह नहीं किया जा रहा जिस किस्म का ट्रैक इस टेस्ट मैच में था? देखें, बात यह है कि किसी भी दुनिया के किसी भी क्रिकेट बोर्ड में कोई भी चेयरमैन जो है वो लेक्चर बाजी नहीं झाड़ता क्रिएटर्स को कि आपने पिच ऐसे बनानी है और ऐसे बनानी है। बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। दोनों टीमों के दरमियान डिफरेंस भी यही था कि उनकी एक एग्रेसिव अप्रोच थी। एग्रेसिव अप्रोच से मुराद ये नहीं है कि छक्के चौके वाली क्रिकेट हो। एग्रेसिव अप्रोच से मुराद ये है कि जो फियर एंड ऑफ फेलियर है उसको आप ना लेके आए कि हम हार जाएंगे। हमारी साइड पे फियर ऑफ फेलियर था और उनकी साइड पे एक कॉन्फिडेंस था कि वो जीतेंगे। और ट्रैक्स की जो आपने बात की है, बिल्कुल
इस तरह के अगर ट्रैक्स रहेंगे तो मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट जो है वो उसके लिए शायकीन भी ज़्यादा मायूस अच्छा नहीं होंगे, है। नहीं, शायकीन मायूस होंगे। थैंक यू सो मच अहमद Thank you very साहब, much। क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। अब तक की सारी अपडेट्स के जो 1 बजे तक हुई हैं उनके तज्जिए तबसरे आपके साथ हमने आपसे शेयर किए। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि कल भी हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।